नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। लूसेंट का सीरीज चल रहा है हमारा। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पहले वीडियो में, ये राइट हैंड की उंगली में जो चोट लग गया था, थोड़ा मुड़ नहीं रहा था, तो लिखने में बहुत परेशानी हो रही थी। ऊपर से लगातार ड्यूटी, तो वहाँ भी लिखना पड़ता था, तो थोड़ा सा गैप हुआ। चूँकि मैंने स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज चल रहा था, उसको थोड़ा सा होल्ड किया। हालांकि समय मिलेगा तो मैं उसको भी कंप्लीट करूँगा। और ये जो है सीरीज चल रही है, आज है 11वां दिन। 10 दिनों में हम लोगों ने कितना पेज पढ़ा? 10 दिनों में हमने 95 पेजेस पढ़ लिए। बीच में 5 पेज का ही मैंने एक वीडियो बनाया था, तो क्योंकि वहाँ से इतिहास ख़त्म हो रहा था, तो 95 पेज आज हम लोग 96 पेज से पढ़ेंगे। और 96 पेज में देखिए क्या है, विश्व के प्रमुख द्वीप। अगर आपके पास पुरानी किताब है या दूसरी किताब है, हो सकता है 1-2 पेज इधर उधर हो। ये 96 पेज नंबर मेरे न्यू बुक में है, विश्व के प्रमुख द्वीप से पढ़ेंगे। देखिए, विश्व इतिहास जो है ना, 2-3 पेज में विश्व इतिहास है, 96, 97, 98, 99 पेज में भारत का भूगोल पढ़ना है। तो परीक्षा की दृष्टि से विश्व इतिहास के कंपेयर में भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण, विश्व भूगोल के कंपेयर में भारत का भूगोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर भी हम लोग विश्व इतिहास पे एक नज़र ज़रूर डालेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे मैंने नोट्स बनाया है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी नोटबुक पे। तो नोटबुक में 94 पेज, जी हाँ 84 से 94 पेज, ये लगभग 11 पेज का नोट्स है। तो नोट्स थोड़ा सा लंबा होगा, बस ये याद रखिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें केवल नोट्स से ही नहीं, मैं आपको ये जो मैंने आपके लिए ब्लैंक मैप रख रखा है, देखिए ये जब भारत का नक्शा पढ़ेंगे तो ये ब्लैंक मैप है। इस पर मैं भारत की नदियाँ जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, और थ्योरी में भी आपको समझाऊँगा। तो 84 से 94 कितने पेजेस हो गए? 11 पेज के नोट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो यहाँ दिया है 11वां पेज विषय सूची में, इसमें मैं 94 कर लेता हूँ। 11 पेज का नोट्स में 11 पेज, और ऐसे जो है 96 से 105 पेज लूसेंट का। ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, एक बार इन पर नज़र मैं डालता हूँ। देखिए आप, विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व के प्रमुख पठार, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, विश्व की प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा, विश्व के भू आविष्ठित देश। भू आविष्ठित देश किसको कहा जाता है? जो कि जिसमें समुंदर नहीं होता है, चारों ओर से वो कहाँ से घिरे होते हैं? ज़मीन से घिरे होते हैं। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध स्थल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य जानकारी, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की नदियाँ और भारत की प्रमुख झीलें। ये जो भारत की नदियाँ हैं, इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, एक हिंट्स वीडियो था। पूरा डिटेल हम इस नोट्स में पढ़ेंगे। और ये जो मैप है, मैप में हम पूरे नदियों को जो है, महत्वपूर्ण नदियों को समाहित करके देखेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदी है। तो आइए बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले एक बार ज़रूर कहूँगा दोस्तों, देखिए मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है, इसको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, सीरीज़ अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी आपको लग रहा हो कि फ़ायदा हो रहा हो, देखिए इतनी सारी चीज़ें, क्या होता है कि रेगुलर जो है नियमित तौर पर अगर होता भी है आपके पास कंटेंट, तो पढ़ नहीं पाते हैं, उस पर समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लूसेंट के सीरीज़ के बहाने आप लोग बहुत सारे कंटेंट पे नज़र दे पाएंगे, एक नोट्स तैयार कर लेंगे और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम देंगे। तो थोड़ा सा भी अगर आपको सही अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक करने से मुझे तो बहुत हिम्मत मिलती है। चलिए, लूसेंट के किताब को रखता हूँ मैं साइड में। लूसेंट के किताब को मैंने रख दिया साइड में। ये जूम का अंतिम लेवल है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये डे 11 मैंने लिखा है, विश्व के प्रमुख द्वीप। देखिए विश्व के प्रमुख द्वीप पे मैंने वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा वीडियो तो ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद अगला था विश्व के प्रमुख पठार। देखिए द्वीप किसको कहते हैं? चारों ओर से पानी से घिरा होता है। तो जब आप वर्ल्ड मैप में जाएंगे ना, विश्व के नक्शे में जाएंगे, तो आपको द्वीप कंप्लीटली दिखाई दे देंगे। कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ चारों ओर पानी होगा, वहाँ वहाँ समझ जाइएगा कि क्या है, द्वीप है, वो द्वीप है। मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो पठार किसको बोलते हैं? तो पठार मैंने आपको बताया था कि वो पर्वत की तरह जो है ऊंचा नहीं होता,
या फिर मैदान की तरह समतल नहीं होता। पर्वत और मैदान दोनों के बीच का जो श्रेणी होता है, बीच का जो कैटेगरी होता है, उसी को पठार बोलते हैं। पठार जैसे कि ग्रीनलैंड का पठार सबसे बड़ा पठार है। ग्रीनलैंड का पठार, ग्रीनलैंड चूंकि देश है तो ये कहाँ है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीनलैंड में ही है। देखिए विश्व में हमने सीधे तौर पे पढ़ना है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है। कोलंबिया का पठार कहाँ है? अमेरिका में। कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि ये पठार कहाँ है, खासकर जो वन लाइनर एग्ज़ाम होता है एक दिन का, उसी में ऐसे प्रश्न आते हैं। मैक्सिको का पठार जो है ये सियारा मार्दे एक जगह है, वहाँ पे है मैक्सिको में। तिब्बत का पठार जो है उत्तर हिमालय से क्यूनलुन तक फैला हुआ है, दक्षिण तक। मंगोलिया का पठार मंगोलिया गणराज्य में है। देखिए जो पठार जिसके नाम से है उसको तो आप ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ एक और है ब्राज़ील का आकार त्रिभुजाकार है, ये नाम से ही है। ब्राज़ील पठार ब्राज़ीले में है। ये कौन से महादेश में है? एस अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका में, त्रिभुजाकार है ये। बोलीविया जो है एंडीज पर्वतमाला में है। अलास्का यूक्रेन का पठार। दक्कन देखिए, दक्कन जो है दक्षिणी भारत में आता है और 3 ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। भारत का एकमात्र पठार जो 3 ओर से पर्वत से घिरा हुआ है, दक्कन का पठार। ईरान एशिया माइनर में है। मेडागास्कर ये मालागासी में है। ऑस्ट्रेलिया का पठार जो है वो मरुस्थलीय है, ये दक्षिणी भाग में है ऑस्ट्रेलिया के। इंडोचीन ये दक्षिण एशिया में है, पूर्वी प्रायद्वीप एरिया में। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे नाम जो है उसके नाम से ही पठार है। कुछ चीज़ों को बस आपको याद रखना है जो कि थोड़ा सा अलग है, जो कि थोड़ा सा नाम से अलग आता है। तो जो नाम पे है, जैसे तिब्बत पठार तिब्बत में है, तो इसमें बस हमने क्या रखना है कि ये उत्तर हिमालयन से क्यूनलुन दक्षिण तक है, उत्तर से दक्षिण तक, ऐसे याद रखना है। ब्राज़ील भी नाम से है, तो ये क्या है, ब्राज़ीले में है, लेकिन इसका आकार मैंने लिख दिया। मैंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमें मिलना चाहिए इससे। विश्व इतिहास के सीरीज में हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे सहारा, देखिए विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। इतिहास गवाह है कि सहारा से संबंधित प्रश्न जो है वो आते रहते हैं परीक्षा में। अब ये सहारा मरुस्थल जो है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब सबसे बड़ा कहने का मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे देखिए 8,40,000 किलोमीटर स्क्वायर में है ये, और ये कौन कौन से देशों को टच करता है? तो ये अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, मॉरिटानिया, यानी एक तरह से पढ़े जाने वाले वर्ड जिसको रेमिंग वर्ड बोलते हैं, ये सब मैंने लाइन से लिख दिया। अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, मॉरिटानिया। माली, मिस्र, मोरक्को, ये 3 गो म से शुरू है, तो माली, मिस्र, मोरक्को। उसके बाद सूडान, नाइजर, चाड, तो ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ देखिए ये इतने सारे देश जो हैं ये सब में इस सहारा रेगिस्तान का कुछ ना कुछ हिस्सा है। गोबी मरुस्थल जो है वो चीन में है, मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया, चीन में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। कृपया लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, काले होते हैं, तो ये कालाहारी मरुस्थल यहाँ से याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल जो है वो 2 नंबर पे है, और सहारा के बाद अगर पूछा जाए तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन है। कभी कभी आ जाते हैं कि लाइन से सजाइए, तो 2 नंबर में ऑस्ट्रेलियन होगा, 15,50,000 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद एक थार हमारे भारत में है, उत्तर पश्चिमी भारत में है, यानी गुजरात के पास, और पाकिस्तान में भी है। ये समझिए थार बॉर्डर इलाका है। उसके बाद सोमाली का नाम तो सोमालिया से ही पड़ता है, सोमालिया अफ्रीका में है। आराकामा उत्तरी चिली, साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। मोजाब दक्षिणी कैलिफोर्निया, यूएसए में है। दस्ते लूट, देखिए इसके नाम से पता चलता है, थोड़ा उर्दू टाइप का नाम है, तो ये ईरान में है। काराकुम और कजिलुकुम, इन दोनों को जोड़ने पर तुर्किस्तान एक मरुस्थल अलग बनता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल थे, कुछ
रेगिस्तान डिजर्ट्स थे जिन्हें हमें पढ़ना था, जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। बस ऐसे ही पूछ दिया गोबी कहाँ है, चीन में किस शहर जगह पे है, तो मंगोलिया में है। कालाहारी कौन से महादेश में आता है, तो अफ्रीका में आता है क्योंकि काला है। ऐसे करके याद करना है। अब विश्व के प्रमुख देश की राजधानी एवं मुद्रा। अब देखिए राजधानी एवं मुद्रा, एक समय था जब राजधानी एवं मुद्रा पूछी जाती थी। अभी भी कभी कभी पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन से में से जो है कौन से देश में यूरो नहीं चलता है, तो इनमें से कौन सी जगह पे जो है कौन सी जगह पे यूरो नहीं चलता है, या कौन सी जगह पे डॉलर नहीं चलता है, कौन सी जगह पे रुपया नहीं चलता है। तो हमें उस समय क्या होता है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि रुपया जो है कहाँ कहाँ चलता है ना। तो इसको याद करने के लिए आपको कोई भी ट्रिक नहीं है। देखिए लोग ट्रिक बनाते हैं कि ना भूल जाइएगा। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उस तरीका को फॉलो कीजिएगा और उसे अपने रूम में लगाइएगा और देखिएगा, ध्यान में आपको रहेगा कौन कौन से देश में क्या क्या है। तो वैसे तो मैंने यहाँ रुपया लिख दिया है, रुपया है ना, रुपया मैंने लिख दिया है। जैसे देखिए IPS, ये IPS इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे MM मालदीव और मॉरिशस, और उसके बाद फिर NS नेपाल और सेशेल्स। तो ऐसे मैंने जो है कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये वेस्ट है। ऐसे तो याद हो जाएगा आपको, IPS और INS याद रहेगा, इंडियन नेवल शिप होता है, लेकिन INS पे यहाँ दूसरा कुछ हो जाएगा। यह हो जाएगा इंडोनेशिया, नेपाल और S से सेशेल्स हो जाएगा, और IPS से इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका हो जाएगा। तो 6 देश तो आपको ऐसे ही याद हो गए। मालदीव मॉरिशस आपको याद ही रहेगा। तो ऐसे जो है आप याद कर सकते हैं। मालदीव MM हो गया, मालदीव मॉरिशस, INS मतलब इंडोनेशिया, उसके बाद N से हो गया नेपाल और S से हो गया सेशेल्स, फिर ये IPS इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पे रुपया चलता है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे रुपया चलता है। लेकिन रुपया तक ठीक है, जब मैंने डॉलर शुरू किया तो डॉलर की एक बहुत लंबी लिस्ट बन गई। देखिए आप लोग, डॉलर की बहुत लंबी लिस्ट बन गई। तो भाई ये क्या सब याद रखना जरूरी है? जी नहीं। कुछ महत्वपूर्ण देश जिनका कुछ इतिहास है, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद सेंट लूसिया जमैका हो गया, इटली हो गया, पलाऊ हो गया। कुछ महत्वपूर्ण मिनिमम 10 देशों के नाम आप लोगों को लिखना है। आप लोगों को एक चार्ट बनाना है, एक पेज को 4 भाग में बांटना है। ऐसे काटिएगा, ऐसे काटिएगा, 4 गो बॉक्स बन जाएगा। एक में लिखिएगा, रुपया आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखिए, लिखिएगा डॉलर, शिलिंग, दिनार, पीसो। 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 5 6 7 8 यानी कितने पेज? 2 पेज। अब डॉलर जहाँ जहाँ चलता है मुख्य देशों का नाम, शिलिंग जहाँ जहाँ चलता है मुख्य देशों का नाम नंबरी के साथ, दिनार कहाँ कहाँ चलता है मुख्य देशों का नाम, पीसो कहाँ कहाँ चलता है मुख्य देशों का नाम। ऐसे 2 पेज का चार्ट बना के आपको क्या करना है, आपका ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, अपने स्टडी रूम में लगा लेना है। तो देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दर्शाए हैं कौन कौन से। केवल रुपया आपको तो याद हो जाएगा, INS IPS और MM। और डॉलर, देखिए रुपया अभी मुझको याद हो गया आपको बताते होते। IPS इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका, ये तो सब लाइनें से है। उसके बाद INS, अब यहाँ पे नाम चेंज होता है, I से इंडोनेशिया, N से नेपाल, S से सेशेल्स, और MM मलेशिया, और यहाँ पे क्या था, मलेशिया और मैक्सिको था मेरे ख्याल से। देखिए मैंने याद नहीं किया, बस मालदीव, माफ़ कीजिएगा, मालदीव और मॉरिशस था, मैं मलेशिया बोल रहा था, मालदीव और मॉरिशस था। ऐसे ही आप देखिए, मैं भी भूला ना दो, ऐसे ही आप भी भूलिएगा कभी कभी, लेकिन रुपया आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब डॉलर, शिलिंग, दिनार, पीसो, रियाल, इस सब का एक चार्ट बना के आपको जो है अपने 2 पेज में इसका चार्ट बनेगा। ऐसे ही पेज को 4 भाग में बांट लीजिएगा। एक में लिखिएगा डॉलर, एक में शिलिंग, एक में दिनार, एक में पीसो। फिर दूसरे पेज में लिखिएगा रियाल, पाउंड, कोरोना और फ्रैंक, इसको क्रोन भी बोलते हैं। तो ये मुख्य है जिससे प्रश्न आते हैं। आप क्रोन को छोड़ सकते हैं, बाकी को आप नहीं छोड़ सकते, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं।
तो एक लिस्ट आप लोग बनाइएगा और उस लिस्ट को मेरे व्हाट्सएप नंबर भेजिए। अगर आपको मुझे लगेगा तो मैं इसमें सुधार करवाऊँगा। थोड़ा सा होमवर्क होना चाहिए, इसलिए मैंने इतना ही करके छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ 2 पेज में लिस्ट बना के रख देता। आगे चलते हैं। थोड़ा सा काम मैं आपको भी देता हूँ क्योंकि आप लोग किया करें। अब देखिए, विश्व के भू आवेष्टित शहर। भू आवेष्टित का मतलब क्या होता है? तो देखिए क्या लिखा है, 2 मतलब निकलते हैं इसके। पहला निकलता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र, या फिर समुद्री तटरेखा हो ही ना। बात दोनों बराबर है। समुद्री रहेगा तब ना वहाँ से बाउंड्री बनेगा, समुद्र नहीं हो उस देश में, या चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? भू आवेष्टित शहर बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखे हैं। देखिए, सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश जो है काजाकिस्तान जो है वो एशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? काजाकिस्तान। और ये काजाकिस्तान कहाँ है? हमारे एशिया में है। यही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी है। दोहरे भू आवेष्टित देश। अब ये दोहरे का मतलब क्या होता है? तो दोहरे का मतलब होता है कि ऐसा देश जो ऑलरेडी ऐसे देश से घिरा हो जो खुद भी एक क्या है? भू आवेष्टित देश है। मतलब एक देश तो है ये है, उसके तो चारों तरफ धरती है ये नहीं है, लेकिन जिस जिस देश से वो घिरा हुआ है उस किसी का धरती नहीं है। मतलब किसी का जो है चारों तरफ पानी नहीं है, समुद्र नहीं है। ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिसके पास समुद्र नहीं है, धरती मैंने बोल दिया। ऐसे देशों से घिरा हुआ हो जिसके पास जो है अपनी समुंदर नहीं है, अपना समुद्री तट नहीं है, चारों तरफ भूमि से ही है। मतलब डबल क्षेत्र से घिरा हुआ है वो देश। तो 2 देश हैं, एक है लिंचस्टीन और एक है उज्बेकिस्तान। लिंचस्टीन और उज्बेकिस्तान, ये दोनों ही देश जो हैं, इनके चारों ओर जो भी देश हैं वो ऑलरेडी एक भू आवेष्टित देश हैं। और सबसे छोटा भू आवेष्टित देश सेंट मैरिनो है, ये यूरोप में है। सबसे छोटा जो देश है भू आवेष्टित जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, वो कौन है? यूरोप। मैंने आपको पहले भी कहा है, विश्व भूगोल में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। अब देखिए, विश्व प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से विश्व प्रसिद्ध स्थल है? व्हाइट हाउस का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका का है ये। अमेरिका में क्या हुआ था? ये ऐसा जगह था जहाँ 1945 में पहला रिएक्टर नाभिकीय विस्फोट किया गया था। पहला नाभिकीय विस्फोट किया गया था 1945 में। कहाँ पे? व्हाइट हाउस में, इसलिए फेमस है। दूसरी फेमस चीज़ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, प्रश्न आते रहते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपसे पूछ देगा किस चीज़ का प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है ना, जादू का प्रतीक है, या विकास का प्रतीक है? तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का। 1867 में ये बना था, लेकिन अमेरिका ने इसे 1867 में अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया था। किसने बनाया था 1867 में? फ्रेडरिक ऑगस्टन बार्थोल्डी द्वारा। इनका नाम था फ्रेडरिक ऑगस्टन बार्थोल्डी। इन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया था। इसमें क्या है? ऐसे किए हुए जो है, ऐसे करके जो है 7 तिल्लियाँ हैं। मतलब ऐसे करके जो है एक आदमी एक मसाल टाइप का लिए हुए, उसमें 7 तिल्लियाँ हैं। 7 नुकीली तिल्ली। वो 7 नुकीली तिल्ली क्या दर्शाते हैं? एक बार ये प्रश्न आ गया था कि 7 नुकीली तिल्ली क्या दर्शाते हैं? 7 महाद्वीप, 7 सागर, 7 महासागर, 7 महत्वपूर्ण नगर। तो ये 7 महाद्वीपों को दर्शाती है। पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप को डिनोट करती है कौन? ये 7 नुकीली तिल्ली जो उसमें बनी हुई है। इसकी ऊंचाई है 151 फुट 1 इंच की। और 28 अक्टूबर 1886 को आधिकारिक रूप से ऑफिशियली जो है इसको स्वीकार अमेरिका ने कर लिया था। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। उसके बाद रेड स्क्वायर। देखिए, रेड स्क्वायर कहाँ है? रूस में है, क्रेमलिन में। रेड स्क्वायर क्रेमलिन रूस में है। रेड स्क्वायर किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे लेनिन की समाधि है। रेड स्क्वायर में क्या है? लेनिन की समाधि है। उसके बाद एलिसी पैलेस जो है फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। एलिसी पैलेस क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है।
कांस, आपने सुना होगा कांस फिल्म फेस्टिवल। तो ये प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है, ये फ्रांस में है। पेंटागन, पेंटागन जो है एक बिल्डिंग है, ये पेंटागन की तरह है। एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी बनावट जो है, पेंटागन किसको कहते हैं? 5 भुजाओं वाले को, पंचभुज, कुछ इस तरीके से। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 हो गए। जी नहीं, ये भी नहीं है, ये तो 6 हो गए। इस तरीके से ये हो गया पेंटागन। 5 भुजा, 1 2 3 4 5, ये नहीं, ये 6 भुजा हो गया। तो इस तरीके का आकार का एक बिल्डिंग है जो कि रक्षा भवन है अमेरिका का। सारा काम जो है, सारा CIA, जितने भी जो महत्वपूर्ण गुप्तचर संस्थाएं हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी, ये सबसे जो है बहुत ज़्यादा ठोस, बहुत ही सुरक्षित बिल्डिंग है। ये अमेरिका का जो है रक्षा भवन है। डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड का आपने नाम सुना होगा, मिक्की माउस वाला डिज्नीलैंड, जिसमें सारे कार्टून बनते हैं। ये कैलिफोर्निया का मनोरंजन पार्क है। 1955 में वॉल्टेयर इलियास डिज्नी, कहीं कहीं वाल्टर डिज्नी भी लिखा रहता है, तो वॉल्टेयर नहीं, वाल्टर इलियास डिज्नी इनका पूरा नाम है, इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी 1955 में। अराविले, अराविले एक आरविलू है, एक पर्वत का नाम है। ये अराविले क्या है? एक नगर है। यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर किसको घोषित किया गया है? अराविले को। अराविले कहाँ है? इंडिया में है। कहाँ है इंडिया में? पौंडीचेरी में स्थित है। किसने बनाया था? तो मीरा अल्फेशा दनमदर ने इसे बसाया था 28 फरवरी 1968 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थल थे जिनके बारे में हमें जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अभी भारत का भूगोल आएगा तब पढ़ने में और मज़ा आएगा। चलिए आ ही गया, नाम लेते ही शैतान हाजिर। जानते हैं, देखिए मैप से पढ़ने में क्या क्या फ़ायदा होती है। अभी मैं मैप खोलूँगा और इससे आपको सब कुछ बताऊँगा मैप से पढ़ने में क्या क्या फ़ायदा होता है। मैप से पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, आप लोग भी क्या करेंगे, इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे, तब आपका नोट्स अच्छा बनेगा, आपको हर जगह मार्गदर्शन देगा। नोट्स इसीलिए बनते हैं ताकि हमारा मार्गदर्शन देते रहे। सबसे पहले भारत के भूगोल में कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। सामान्य जानकारी से कहने का अर्थ है कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि भारत को ऊपरी तौर पे एक परिचय करवाती हो। तो सबसे पहले इसकी स्थिति जान लेते हैं। भूगोल शुरू जब मैंने किया था तो मैंने आपको बताया था पूरी धरती 2 हिस्सों में काटी गई है। बीच में से उत्तर का इलाका उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा भाग, नीचे का दक्षिणी इलाका दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। सबसे पहले भारत की स्थिति जान लीजिए, भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में क्या किया, ये जो है अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं, मैंने अक्षांश और देशांतर आपको बताया था। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको जानकारी मिली होगी। उसमें कोण बनता है 0 से 180 डिग्री का कोण, पूरा पृथ्वी 360 डिग्री का कोण है ना, और पृथ्वी का हर जगह कोई ना कोई कोण पे ही है। तो इसका कोण उत्तरी अक्षांश से देखिए अगर जोड़ेंगे तो इसका कोण बनेगा 8 4 आधा आधा है 8 डिग्री, उसके बाद 8 डिग्री 4 इंचेस, 37 डिग्री 6 इंचेस, ऐसे ही आता है 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से। पूर्वी देशांतर में के मध्य चलिएगा तो 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25। तो ये जो है हमारा ये स्थिति है, एग्जैक्टली भारत यहाँ पे स्थित है, उत्तरी अक्षांश से इस जगह और पूर्वी देशांतर के मध्य इस जगह। हालांकि ये प्रश्न पूछे नहीं जाते। पूरा क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, 63 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल तो स्क्वायर किलोमीटर में होता है। तो क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व में इसका 7वां स्थान है क्षेत्रफल की जगह पे, यानी पूरे विश्व का ये 2.42% क्षेत्रफल है। लेकिन जनसंख्या की बात करेंगे, जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है। मतलब समझ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाने में आगे है और क्षेत्रफल में पीछे है। मतलब जगह में सबसे कम है और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या में दूसरे नंबर पे चीन के बाद है और क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे है। जनसंख्या देखिए पूरे विश्व का 17.5%, यानी जमीन है 2.5% पूरे विश्व का, और जनसंख्या कितनी रहती है? 17.5%।
जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, देखिए सबसे ऊपर चीन है, उसके बाद भारत है, यूएसए है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। और जनसंख्या में पाकिस्तान, बांग्लादेश सब आ जाएगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में रसिया सबसे ऊपर है, रूस, उसके बाद कनाडा है, चीन है, ये सब मैंने आपको बताया था। यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अर्जेंटीना है। मैंने विश्व मैप पे इसको आपको बताया था। पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व का बताया गया, पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर और पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर। ये विश्व का थोड़ा सा घुसा हुआ है इसमें। भारत में आखिर में हमारे जो देश हैं, कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी सीमा से जुड़ते हैं, कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी सीमा से जुड़ते हैं, पानी यानी जल और स्थल दोनों मिला के, तो 16 राज्य हैं। भारत के कुल 16 राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। कहने का मतलब है कि जो राज्य है बाउंड्री पर, जो एकदम भारत के सीधे किनारे पर जो राज्य हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देश दूसरे देश से की सीमा को साझा करते हैं, तो 16 राज्य। जलीय समुद्री सीमा पर देखिए कौन कौन से देश हैं। पाकिस्तान जो जो जलीय सीमा बनाते हैं, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, THAI, थाईलैंड और इंडोनेशिया। स्थलीय सीमा मतलब खाली स्थलीय सीमा, समुंदर नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल। लेकिन जल और स्थल दोनों तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये दोनों में है, स्थल और जल दोनों में बनाते हैं। मानक समय क्या है? तो मानक समय वह समय है जहाँ से हम लोग अपने देश या किसी भी देश की समय सीमा जो है या समय का जो है ज्ञान ज्ञात होता है, समय का ज्ञान किया जाता है। जैसे ग्रीनविच लंदन है ना, ग्रीनविच लंदन को जो है मान लिया गया मानक समय है और वहाँ से 5.5 घंटे प्लस में हमारा चलता है। कहीं कहीं कुछ किसी देश का 10:30 चलता है, किसी किसी का 1 घंटे आगे चलता है, किसी का 3 घंटे पीछे चलता है, लेकिन हमारा +5.1/2 यानी +5 5.5 घंटा। यानी जितना समय इलाहाबाद में ग्रीनविच में जितना समय लंदन में ग्रीनविच में हो रहा होगा, अगर ग्रीनविच में जो है, देखिए मैं लंदन विच कह दे रहा हूँ बोलते बोलते, लंदन के ग्रीनविच में समय अगर बज रहे हैं 12, तो ये समय भारत में कितना बज रहा होगा? अगर 12:02 पहर हो रहा है ग्रीनविच लंदन में, तो भारत में हो रहा होगा 5:30 बजे शाम। और ये समय कहाँ का होगा? तो ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर का होगा। देखिए थोड़ा मोड़ा का 1 मिनट 2 मिनट का अंतर थोड़ा सा पड़ ही जाता है दूरी के हिसाब से। उत्तरी इलाका भारत का और दक्षिण इलाका में देखिएगा तो समय का थोड़ा सा अंतर रहता है ऐसा। लेकिन जो हम लोग एक समय जो मानते हैं मानक समय भारत के लिए, मिर्ज़ापुर को मानते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच का समय जो 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे जो समय चल रहा था, वो समय कहाँ का होता है? मिर्ज़ापुर का। पूर्वी देशांतर में मिर्ज़ापुर है 82.1/2 यानी 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। और पूर्वी देशांतर पे कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, MP, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन सब से जो है ग्रीनविच की रेखा गुजरती है। एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है वो त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में है। सबसे लंबी तट रेखा जो है ना, कोस्टल एरिया, समुद्र का जो किनारा, सबसे लंबा किनारा किसका है? गुजरात का है। तो ये थोड़ा सा परिचय था भारत के बारे में। थोड़ा सा इसको मैप में देख लेते हैं क्या क्या है। मैप में मैंने सोचा था आपके सामने ही सब चीज़ लिखूंगा, लेकिन समय अधिक लगता। आप कहते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा बना देते हैं आप। दोस्त 30 क्लासेस में पढ़नी है पूरे लूसेंट को, तो लंबा वीडियो बनता ही है। आप केवल मेन चीज़ों खाली पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको लूसेंट के 10 पेज को पढ़ने में 2 घंटे से ऊपर का समय लगेगा। खैर, सबसे पहले देखिए स्थलीय सीमा इसकी कितनी है। स्थलीय सीमा से क्या समझते हैं आप? स्थलीय सीमा मतलब ये जो है कहाँ कहाँ जो है स्थल है और सीमावर्ती, जैसे इस पूरे लंबाई को ऐसे नापेंगे पूरा स्थलीय सीमा को, तो ये होगा 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग कितना है? तो तटीय भाग तो जहाँ समुंदर होगा वहीं ना तटीय भाग होगा। तो समुंदर कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से समुंदर यहाँ से शुरू हुआ, दक्षिण चीन समुंदर यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे होते होते ये सब समुद्री इलाका है। ये जो है भारत क्या है? भारत जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है।
पूरब, पश्चिम और दक्षिण, उत्तर में हिमालय है। तो ये यहाँ से जो पूरा एरिया है ये गुजरात, महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात से ले लीजिए क्योंकि राजस्थान में नहीं है, गुजरात से ले लीजिए। ये गुजरात में जो पूरा इलाका है, पूरा यहाँ से ये होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल होते हुए, ये आंध्रा होते हुए, उड़ीसा होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, है ना, यहाँ तक अब जाइए वेस्ट बंगाल तक, तो ये पूरा समुद्री इलाका है। तो ये समुद्री इलाका कितना है? 7516.6। ये क्या है? तटीय भाग है। तटीय मतलब किनारा वाला भाग है, लेकिन मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर। आप कहेगा अब ये कैसे हो गया? तटीय भाग 7516 हुई और मुख्य भूमि 6100, ये कैसे हो सकता है? तो मुख्य भूमि कहने मतलब कि ये भूमि हो गई। अब ये जो अलग से ये अंडमान निकोबार है, तो इसका जितना तट है इसका भी लंबाई इसी में जोड़ा हुआ है, 7516 में जोड़ा हुआ है। तो इस सबको छांट दिए, मुख्य भूमि, ये तो कट के है ना, बाहर है। लक्षद्वीप है, अगर लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप का क्या है? अलग ही एगो इलाका है, तो उसके भी पूरा चारों तरफ से उसको घेर के जोड़ दिया गया है। तो ये सब जोड़ के होता है 7516। लेकिन मुख्य भूमि खाली केवल भारत के अंदर को, जब भारत के कोस्टल एरियाज को ही जोड़ेंगे तो 6100 किलोमीटर होगा। अब समझ गए कि स्थलीय सीमा पूरी कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा कितनी है? 7516। मुख्य भूमि कितनी है? 6100। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा भारत है। देखिए पूरा भारत का भूगोल इसी के अंदर है। चाहे आप मृदा के बारे में पढ़िए, चाहे मानसून पढ़िए, चाहे नदी पढ़िए, चाहे पर्वत पढ़िए, चाहे पहाड़ पढ़िए, इतना याद रखिए कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है इस भारत के अंदर में ही है। इसी में पूरा भूगोल पढ़ना है। अब चलिए देखिए भारत के पड़ोसी देश, थोड़ा सा नज़र डालते हैं पड़ोसी देशों पे। तो पड़ोसी देशों में मैंने कहा, देखिए चीन का क्या जानते हैं आप? चीन जो है वह पानी से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ तक चीन है। चीन पानी से भी जुड़ा हुआ है और थल से भी जुड़ा हुआ है। ये भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन रेखा इसके मध्य है? चीन और भारत के मध्य में। इसे शिमला में 1914 में जो है ये मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया था और कहा गया था कि यहाँ के बाद चीन है, इसके अंदर भारत है। कहीं कहीं चीन इसे क्रॉस करता है तो उल्लंघन करता है, लेकिन इसको कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे नेपाल सटा हुआ है। नेपाल देखिए कौन कौन से राज्य से सटा हुआ है? तो यूपी से सटा हुआ है, बिहार से सटा हुआ है ना, यूपी से सटा हुआ है, बिहार से सटा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं एक और राज्य है, इस राज्य से भी जो है सटा हुआ है। यहाँ एक चीज़ देखिए, मैं इस राज्य का नाम पहले बता दूँ। ये देखिए सिक्किम है, यहाँ पे छोटा सा सिक्किम का एक तरफ जो है भूटान है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ चीन है। ऊपर में चीन, राइट साइड, दाएं साइड भूटान और बाएं साइड नेपाल, 3 देशों से घिरा हुआ एकमात्र ये राज्य है सिक्किम, जिसका नाम है, इसलिए इसको हड़पने पर लोग तुले हुए रहते हैं। सर्वाधिक सीमा वाला राज्य जो है यूपी है, यानी यूपी एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा स्टेट से जुड़ता है, सबसे ज़्यादा स्टेट के सीमा से यह जुड़ता है यूपी। अच्छा, ये जो है सबसे उत्तर का, देखिए उत्तर का एकदम चले जाइए एकदम नॉर्थ में, सबसे उत्तर का जो बिंदु है ये नॉर्थ पॉइंट, ये इंदिरा कॉल बोला जाता है। यानी भारत का सबसे उत्तर का इलाका जो क्या बोला जाता है? पॉइंट इंदिरा कॉल बोला जाता है, इंदिरा कॉल। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान भी हमारा क्या है? पड़ोसी देश है। लेकिन अफगानिस्तान का छोटा सा जो हिस्सा है ये यहाँ पे, ये पाकिस्तान ने इस पर कब्जा जमा रखा है, इसलिए ये POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये थोड़ा सा इलाका जो है अफगानिस्तान का, यहाँ पे POK में इसको जो है पाकिस्तान ने मिला लिया है, POK में दबा के रखा है। इधर पाकिस्तान भी है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान था ही नहीं। आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान बन गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। अब रेड से क्या होता है? लाल, यानी खतरे घंटी। पाकिस्तान हमारे लिए खतरे घंटी है, तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, सबसे पश्चिम में कौन सा जगह है? तो सरक्रीक जो है वो गुजरात में है, वो सबसे पश्चिम में है भारत के। और सबसे पूर्व में तो एक जगह है किबुतु।
किबुतु जो है एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे अंतिम में यही है। यहाँ के बाद इधर म्यांमार, उधर चीन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था, उत्तर में इंदिरा कॉल, पश्चिम में सरक्रीक, पूरब में किबुतु और दक्षिण में क्या है भाई। तो दक्षिण में आप कहेंगे कि हम कहेंगे आप बताइए मुझको भारत के मानचित्र में सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है। तो आप कहेंगे ये कोना है, सबसे दक्षिण तो यहीं दिखाई देता है। जी नहीं, ये तो तमिलनाडु है। इसके भी दक्षिण में और है, इसके भी आगे है। आगे कहाँ है, यहाँ देखिए अंडमान निकोबार यहाँ तक फैला हुआ है। ये जो थोड़ा थोड़ा बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये सब पूरा अंडमान निकोबार, देखिए मैंने लाल से लिखा है अंडमान एंड निकोबार। ये जो यहाँ बिंदु दिखाई दे रहा है, ये इससे भी देखिए दक्षिण में है ना। तो ये सबसे दक्षिण में है। इसी को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट। पहले इसका नाम था पिग्मिलियन पॉइंट। पहले इसका नाम क्या था, पिग्मिलियन पॉइंट। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है ये। तो समझ गए, सबसे दक्षिणी वाला बिंदु, सबसे उत्तरी वाला बिंदु, सबसे पूरब वाला बिंदु, सबसे पश्चिम वाला बिंदु। अब देखिए पूरे भारत की जो लंबाई है, अगर नॉर्थ साउथ जोड़ते हैं, उत्तर से दक्षिण, तो ये ज़्यादा देखने में ही लगता है कि लंबाई ज़्यादा है। तो 3214 किलोमीटर, मतलब भाई इंदिरा कॉल और इसको जो है मिलाते हैं तो 3214 किलोमीटर। वहीं पूरब पश्चिम को मिलाने पर केवल कितना होता है, 2933। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ये एरो बनाया है मैंने ऐसे और ऐसे, 2933 किलोमीटर। और ये जो है 3214 किलोमीटर। तो ये समझ गए। अच्छा, ये देखिए पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है, नाम इसका पाक जल संधि है। ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये क्या करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अच्छा, कुछ ऐसे देश हैं जो केवल जलीय सीमा से जुड़े हैं, थल से नहीं जुड़े हैं। जैसे कि देखिए थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस सब की स्थिति मैंने लिख दिया है कि आपको सही से दिखाई दे। इस सब की स्थिति देखिए यहाँ है, अंडमान निकोबार के बाद है। ये भारत के बाद जब पानी का क्षेत्र खत्म होता है तो इनका क्षेत्र शुरू होता है। मतलब पानी वाले इलाके में, जलीय इलाके में, जलीय जो सीमा है उसमें ये देश जुड़ते हैं। कौन कौन से देश, यहाँ मालदीव है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है। ये सब जो है कहाँ से जुड़ते हैं, थल से नहीं, ये जल क्षेत्र से जो है हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस समझ में आपको आया होगा। तो देखिए ये पूरा मैप जो है, अगर मैप से आप समझेंगे तो ये दिमाग में अगर छपा हुआ रहेगा तो जैसे देखिए सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश। हमारा भारत सबसे लंबी सीमा किससे बनाता है, बांग्लादेश। आपको लगेगा बांग्लादेश छोटा सा है, छोटा सा है, लेकिन ये बड़ा घूमता है। देखिए इतना ही दूर में कितना बारी घूम गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये बांग्लादेश है। तो इतना नहीं इसको घुमाया है, जिगजैग किया है कि लंबा हो जाता है, बहुत लंबाई बढ़ जाती है। तो ये सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है हमारा देश, तो बांग्लादेश के साथ। अच्छा, सबसे छोटी सीमा किसके साथ तय करता है, तो अफगानिस्तान के साथ, जो कि पीओके है अभी 106 किलोमीटर मात्र। तो इस मैप से आपको कितना कुछ समझ में आया। देखिए इस मैप को मैंने इसलिए इसमें समाहित किया था। आप चाहे तो ये राज्य वगैरह है। सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट काम, आप अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि आपको कोई पूछे, बताओ ये ऐसे आँख मूंद के जहाँ मेरा स्केल पड़े, बताओ कौन सा राज्य है। देखिए मेरा स्केल पड़ गया उत्तराखंड पे। सॉरी, ये मैंने इतनी ज़ोर से मार दिया कि थोड़ा सा फट गया। तो सीधे आप इस तरीके से अपने आप को बनाइए कि आपका सीधे जो है आपका जब स्केल जहाँ पड़े वहीं आपका जो है, यहाँ देखिए हिमाचल है, उत्तराखंड है। एक बार ऐसा नज़र पड़े, अच्छा ये लग रहा है कि पंजाब होना चाहिए, एक ये राजस्थान होना चाहिए, ये पंजाब होना चाहिए। ऐसे करके आपको इस तरीके से बनाना है ताकि जो है आपको सब चीज़ जो है एकदम सामने रहे। ऐसे पड़ा ये गुजरात है, ये बीच में मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है, ऐसे आपको मालूम रहना चाहिए। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बगल में छत्तीसगढ़ है, बगल में उड़ीसा, बगल में झारखंड है, ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है ना, ये छोटा सा दिल्ली है। ऐसे आपको सभी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये सिक्किम है, ये सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है, ये आसाम है। देखिए जब ऐसा कब संभव है, जब आप मैप लगा के रखेंगे अपने स्टडी रूम में, तब संभव है। तो चलिए अभी मैप पढ़ना बहुत कुछ बाकी है, ये थोड़ा सा टेलर था। आगे चलते हैं, भारत की सामान्य जानकारी। अब देखिए एक और मैप आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है।
ये भी एक मैप आपके सामने है, इसमें आपको डॉट दिख रहे होंगे, ये ब्लू डॉट है, ये ब्लैक डॉट है, ये रेड डॉट है। ब्लू में देख सकते हैं कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा। ये कौन सा इलाका है भाई, कौन सा ये हमारा जो है मनहूस राज्य है, तीनों नाम है त्रिपुरा, नाम भी है त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रि मतलब होता है तीन, यानी ऐसा राज्य जो तीनों ओर से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन है ये, कौन है ये? चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इस मैप को ही पढ़ लेते हैं। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला देश, सीमा बनाने वाला राज्य, तब 5 गो राज्य है। कितने राज्य है? 5। मैंने उसको ब्लैक से डोनेट किया, देखिए मैं बार बार डोनेट बोलता हूँ, डिनोट किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, 3 गो तय लाइने से है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। थोड़ा सा जो है ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कह रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल जो है, थोड़ा सा यहाँ पे कोनवा जो है नेपाल से सट जाता है, तो थोड़ा सा बांग्लादेश भी है। और ऊपर में देखिए, फिर मैं बांग्लादेश बोल रहा हूँ, बार बार मेरा जो है ना थकान की वजह से थोड़ा सा होता है कि स्लिप होता है, टंग स्लिप बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल, मैं पश्चिम बंगाल बोलूँगा। पश्चिम बंगाल के थोड़ा सा इलाका देखिए, यहाँ नेपाल से सटा हुआ है। थोड़ा सा मैं जानबूझ के कमेंट ऐसे करता हूँ ताकि आपको याद रहे, कुछ ना कुछ होना चाहिए डिस्कशन, तभी याद होगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सिक्किम है, सिक्किम बेचारा है, थोड़ा सा नेपाल से सटा हुआ है। जो तीनों में है, त्रिया चरित्र वाला हो गया, तो तीनों तो थोड़ा सा नेपाल से भी है। तो देखिए 5 राज्य हो गया, कौन कौन सा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये कुछ ऐसे राज्य है। उत्तराखंड इधर से जो है नेपाल से लगता है, ये इलाका नेपाल का है। ये जो मैं स्केल रख रहा हूँ, ये इलाका नेपाल का है, नेपाल। समझ गए? आगे देखिए, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाना राज्य, ये भी 5 गो है। कौन कौन सा 5 गो है? तो मेघालय तो है, ये है। मिजोरम, म से 2 गो है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। जो है ये 7 बहनों में, इसमें देखिए मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है ना, और असम, ये 4 राज्य तो ऐसे ही हो गए, आपके एकदम सामने सामने हैं। कौन कौन से हैं? मिजोरम, ये मिजोरम है, ये ऊपर में मेघालय है। अब मिजोरम है, MM, 2 गो MM के बीच में एगो टी है, MMT, त्रिपुरा। तो ये कौन सा है? ये है मिजोरम, बगल में त्रिपुरा, ये मेघालय, ये असम। 4 राज्य तो हो गया। अच्छा, बांग्लादेश से और कौन सा लगता है? तो एगो पश्चिम बंगाल भी लगता है। पश्चिम बंगाल तो उसी में से कटिए के बना हुआ है, तो पश्चिम बंगाल भी 5 हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाना कौन सा राज्य है? मात्र 3 है। पाकिस्तान इधर है, पहले पाकिस्तान जो है इधर, बांग्लादेश को पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था, ये बांग्लादेश बन गया। अब पाकिस्तान इधर है, ये लाल वाला सारा पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान को हमेशा लाल से रखता हूँ, बड़ी खतरा है हमें इससे, और हम उसको भी हमसे खतरा है। तो यहाँ देखिए पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 गो इलाका है जिससे जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है, स्थलीय सीमा खासकर, क्योंकि पानी वाली सीमा तो महाराष्ट्र से भी लग जाती है। ये लोग पानी के रास्ते जो है इधर यहाँ भी चले आते हैं। तो ये जो है इस मैप पे मैंने इसको शो किया है, कौन कौन सी बाउंड्री से कौन कौन सा लगता है। हालांकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी जो है लगता था, जम्मू कश्मीर भी जो है यहाँ, लेकिन यहाँ POK है खासकर, यहाँ पे कौन सा है? POK है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से राज्य जो हैं लगते हैं पाकिस्तान से। अब आगे ध्यान देते हैं, भारत का भौतिक रूप। मैं इस मैप को थोड़ा ऊपर करता हूं। आशा करता हूं कि मैप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए जम्मू कश्मीर का कुछ ही क्षेत्र है ना, POK। मैंने जम्मू कश्मीर का नाम इसलिए नहीं लिया कि POK जो है ना अफगानिस्तान का क्षेत्र, वही जो है पाकिस्तान वहीं पे है, और वहीं से बार बार कश्मीर में घुसने का प्रयास करता है। जिस दिन POK छिन जाएगा उस दिन कश्मीर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको हम लोग भारत के क्षेत्र में नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं उसको। खैर आगे चलिए। दर्रा क्या होता है? दर्रा जो होता है ना, बीच में 2 पहाड़ों के बीच में गैप होता है,
दो पहाड़ियों के बीच में जो गैप होता है वही दर्रा बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों को देखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रा है। कभी कोई प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ये दर्रा कहाँ पर है, ये दर्रा कहाँ पे है, जैसे जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में देखिए काराकोरम दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। ये श्रीनगर से गिलगित की ओर जाता है। पहले के ज़माने में लोग दर्रे से ही होके चले आते थे। काराकोरम जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई है 5624 मीटर, 5624 मीटर। उसके बाद देखते हैं हिमाचल। हिमाचल में शिव किला दर्रा सतलज नदी द्वारा बना है। रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा, तो ये सब हिमाचल में है। उत्तराखंड में देखिए मैंने कैटेगराइज कर दिया है, लिपुलेख, माना और नीति। लिपुलेख, माना, नीति ये क्या है, उत्तराखंड में है। सिक्किम में कौन कौन सा है, नाथुला और जैलपेला। उसके बाद अरुणाचल में कौन कौन सा है, बोमडिला, यांगयाप, दीफू, ये 3। उसके बाद देखिए ये एक बार प्रश्न आया था, मुझे याद है, और मैंने उस दिन कहा था अपने दोस्तों से कि मैंने अपने जीवन में इस प्रश्न के बारे में नहीं सुना, ना ही पढ़ा। ये प्रश्न क्या था, ये प्रश्न है जीवित जड़ पुल कहाँ पे था। तो जीवित जड़ पुल, तो मुझे लगा कि जंगली इलाका में होगा इसलिए आसाम मार दिया। ये जीवित जड़ पुल मेघालय में है। इसका नाम जिंग किंग एरो भी कहाता है। देखिए जीवित जड़ पुल जो है वो क्या होता है, ये खासो जनजाति होती है ना, खासो, मेघालय में खासो जनजाति है। खासो जैसे गारो खासो होता है ना, वैसे ही खासो जनजाति जो है वो क्या करती है कि रबर के जो पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ों को जो क्या करती है, जड़ इतना ना बढ़ता है कि 2 तरफ से क्या करते हैं, जड़ को मिला के 2 पहाड़ के बीच में जोड़ देते हैं, उसको बांध देते हैं, और जब दोबारा जड़ बढ़ता है तो मोटा पुल जैसा बन जाता है वो। तो उसी पुल को जीवित जड़ पुल बोलते हैं, क्योंकि जीवित है, वो बढ़ते रहता है। उसके बाद 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पाए जाते हैं, तो कन्याकुमारी में पाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं भारत का भौतिक रूप। भारत का भौतिक रूप से क्या मतलब है, भौतिक मतलब भारत के अंदर जो भी आकृतियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं, पहाड़ है, पर्वत है, उसके बारे में अध्ययन करना। तो देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए उच्च पर्वत श्रेणी किसको बोलते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि उच्च पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कहाँ तक होती है, तो 2135 मीटर से ऊपर, 2135 मीटर से ऊपर जितनी भी पर्वत हैं वो सब उच्च पर्वत श्रेणी में आती हैं। ऐसे पर्वत 10.5% के लगभग 10.7% हमारे भारत में हैं। अच्छा, निम्न पर्वत श्रेणी क्या होता है, तो निम्न पर्वत श्रेणी 305। अब 305 से नीचे रहेगा तो पठार में या मैदान में चला आएगा। 305 मिनिमम होना चाहिए, और 305 से 2135 होगा तो वो निम्न पर्वत श्रेणी हो गया। इसकी संख्या 18.5% है लगभग पूरे धरती में, पूरे भारत की धरती में। अब विस्तृत मैदान बहुत ज़्यादा है, लगभग 43% है, लगभग आधा से थोड़ा सा ही कम, 43% जो है वह क्या है, विस्तृत मैदान है। अच्छा, अब भारत में जो है पूरे धरती को, भारत भूमि को कई भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। ये 5 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पांचों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। हिमालय भी पर्वत ही है, पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय की उत्पत्ति जो है का सिद्धांत क्या कहता है कि हिमालय बना कैसे, तो ये प्रश्न आता है, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, या हिमालय की उत्पत्ति सिद्धांत क्या है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत माना जाता है यहाँ बहुत बड़ा समुंदर था, बाद में जो है कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई जिसकी वजह से ऊपर उठ के जो है जम गया और ये हिमालय बन गया, और यहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से हिमालय बना। अलग अलग लोगों की अलग अलग जो है मान्यता है। सबसे बड़ी मान्यता प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब भारत के जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र हैं, देखिए उत्तर पर्वतीय मैदान हमने पढ़ा था ना, मैदान छोड़िए क्षेत्र लगा दीजिए। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। इस चारों के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, ये सब हिमालय के बारे में, उत्तर में तो हिमालय ही हैं, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। दूसरा है
हिमाद्री वृहद हिमालय, जिसको वृहद भी बोलते हैं, बड़ा हिमालय। हिमाचल लघु हिमालय, ये मध्य है, और ये निम्न है शिवालिक। तो चलिए सबके बारे में डिटेल में जानते हैं अगले पेज में। इस मैप को तो आप लोग समझ गए होंगे, इस मैप को मैं बंद कर देता हूँ। आगे ब्लैंक मैप पे भारत की नदियाँ पढ़ाने वाला हूँ आपको, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रांस हिमालयन क्षेत्र क्या कहता है। ट्रांस हिमालयन क्षेत्र जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में ही है। कौन सी है सर्वोच्च पर्वत चोटी? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा, K2 है। इसको गॉडविन ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं, इसको गॉडविन ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालयन क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है ये, और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। एवरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, एवरेस्ट चूंकि नेपाल में है। ये कहा है काराकोरम की सबसे ऊंची, काराकोरम पाया जाता है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में, और ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2। ठीक है, यानी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में। और क्या पाया जाता है? एक कश्मीर हिमालय पाया जाता है। कश्मीर हिमालय क्या है? तो कश्मीर हिमालय कश्मीर से रिलेटेड है। डल झील, वुल्लर झील, ये सब जो है वही है। वुल्लर झील मीठे पानी की झील है। खारे पानी का झील जो है पगोंग, सो और सोमुरुडी झील, ये दो खारे पानी का है। ये सब कहाँ है? कश्मीरी हिमालय में है। अच्छा, वैष्णो देवी का जो मंदिर है, अमरनाथ गुफा है, चरारे शरीफ एक मुस्लिम तीर्थ स्थल है, ये सब कहाँ है? ये सब कश्मीरी हिमालय में है, जिसको उत्तर पश्चिमी हिमालय भी बोलते हैं। तो देखिए ट्रांस साइबेरियन क्षेत्र जो है, ये हमें इतनी ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो वहाँ हैं और हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरा, हिमाद्री। हिमाद्री बोलिए, सर्वोच्च बोलिए, या वृहद हिमालय बोलिए, यानी सबसे बड़ा। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा इसको क्यों बुलाता है? वृहद क्यों बुलाता है? सर्वोच्च क्यों बुलाता है? चूँकि यहीं पे जो है एवरेस्ट है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848। लेकिन यहाँ पे औसत ऊंचाई पर्वतों की 6000 मीटर है। कहने का मतलब जो कुछ बहुत ऊंचा है, कुछ बहुत नीचा है, सबको जो है औसत निकाला गया तो 6000 मीटर। लेकिन यही एक जगह है हिमाद्री, सर्वोच्च या वृहद हिमालय, इसी में एवरेस्ट पाया जाता है। तो प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं कि एवरेस्ट हिमालय कौन सी पर्वत श्रेणी में पाया जाता है, या कौन सी पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है? तो हिमाद्री पर्वतीय क्षेत्र हो चाहे सर्वोच्च हो या वृहद हिमालय। सर्वोच्च तो बिल्कुल नहीं देता है, सर्वोच्च से लोग समझ जाएंगे सबसे ऊंचा है, तो या तो हिमाद्री देगा या वृहद हिमालय देगा। ऑप्शन में आपको मारना है। लघु हिमालय से जो है यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक जगह स्थान है, यहाँ के बाद लघु हिमालय है, यहाँ के बाद वृहद हिमालय है। ठीक है, अब आते हैं हिमाचल। हिमाचल या लघु बोलिए या मध्य बोलिए, ये पीर पंजाल श्रेणी, महाभारत श्रेणी सब लघु में आता है। अल्पाइन चारागाह मिलता है गुलबर्ग का नाम आपने सुना होगा, ये जो है कहाँ है? लघु हिमालय में है। ये सब थोड़ा ढलान वाली जगह है, यहाँ लोग घूमते फिरते हैं, जाते हैं। शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, मंसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब हिमालय के लघु क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद गंगोत्री हो गया, गोमुख हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय क्षेत्र में, ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं शिवालिक, निम्न या बाहा हिमालय, अलग का। देहरादून और हरिद्वार ये दोनों वहाँ पाए जाते हैं। अरावली की पहाड़ी जो है वो राजस्थान में है। हिमालयन ये जो है शिवालिक क्षेत्र का ही जो है, शिवालिक श्रेणी का ही एक भाग है। एक नदी निकलती है लूनी नदी, ये कच्छ के रण में से गायब हो जाती है, जिसको ऐसी नदी जो कहीं किसी नदी में ना मिलती है, ना ही समुद्र में मिलती है, ऐसे नदी को बताता है द रिवर ऑफ इम्फेरल। द रिवर ऑफ इम्फेरल वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है, जो जाके कच्छ के रण में गायब हो जाती है। नदियों में जब पढ़ेंगे तो इसको भी हम लोग फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? तो विंध्याचल पर्वत। तो प्रश्न आएगा कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? तो वो अलग करने वाला है विंध्याचल पर्वत। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में है। गिर की पहाड़ी कहाँ है? माफ़ कीजिए, गिर की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। कहाँ है ये? गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में आपको गिर की पहाड़ी मिलेगी। ये एशियाई शेर के लिए, बड़े बड़े बालों वाला जो शेर होता है उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये पर्वतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
अब थोड़ा जानते हैं क्या मैंने लिखा है, दर्रे से गुजरने वाली प्रमुख रेलवे। ऐसे कौन सी रेलवे लाइन्स हैं, रूट्स हैं जो दर्रे से गुजरती है? तो पहला देखिए पाल घाट दर्रा, ये दर्रा ही है ये सब। पाल घाट दर्रे से कौन सा रूट गुजरता है? मुंबई से नागपुर जाने के क्रम में, ये माफ़ कीजिएगा, पाल घाट नहीं है, ये थाल घाट है। ये थ है, मैंने प जैसा लिखा है, ये थ है, वही मैं बोलूँ कि पाल घाट में कहाँ से आ जाएगा ये थाल घाट दर्रा है। मुंबई नागपुर रेलवे और सड़क जो है दोनों निकलती है। भोर घाट है मुंबई से पुणे, बेलगांव, चेन्नई, ये रूट है, रेल तथा सड़क दोनों जाती है। पाल घाट दर्रा से, ये पाल घाट दक्षिण भारत में है, कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बतूर, इरोड, रेल और सड़क दोनों जाती है। अच्छा, ये पूर्वी घाट था। पश्चिमी घाट में देखिए कौन कौन से हैं, माफ़ कीजिएगा, पूर्वी घाट नहीं था, ये नॉर्मल दर्रा था। पहले हम पश्चिमी इसका पूर्वी पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट में कौन कौन से हैं? थाल घाट वही है, भोर घाट वही है, पाल घाट वही है, और एक अलग से है शेनकोटा, खाली याद रखना है। टीवीसी मतलब त्रिवेंद्रम, रेलवे का एम्प्लॉई हूँ तो थोड़ा कोड भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। टीवीसी त्रिवेंद्रम प्लस मदुरई, दोनों को जोड़ता है ये शेनकोटा घाट। ठीक है, तो ये लगभग एक जैसे हैं, ये याद हो गया तो ये भी आपको याद रहेगा। ये पश्चिमी वाले थे। अब देखिए थोड़ा सा और पश्चिमी पे ध्यान देंगे। पश्चिमी घाट में आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार हम लोग पहले ही पढ़ा था, महाराष्ट्र में था। धारवाड़ कर्नाटक में है। धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटक में है, तो धारवाड़ का क्षेत्र हो गया। नीलगिरी तमिलनाडु में। दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? अनैमुदी है। अनैमुदी की ऊंचाई क्या है? 2696 मीटर। कहाँ है यह अनैमुदी? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अब ये अनैमुदी पहाड़ी जो है, इसे 3 तरह की छोटी छोटी पहाड़ी निकली हुई है। दक्षिण में कौन सा पहाड़ी है? इलायची की पहाड़ी, जिसको अंग्रेजी में कार्डमम माउंटेन भी बोलते हैं। उसके बाद उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ी है, और उत्तर में अन्नामलाई पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग जो हैं, सब में कौन सा पर्वत पाया जाता है? महेंद्रगिरी पहाड़ी श्रेणी जो है पाई जाती है। तो क्वेश्चन आएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो महेंद्रगिरी की। अच्छा, भारत का पूर्वी समुद्री तट, भारत का पूर्वी समुद्री तट, तो ये कन्याकुमारी तट। देखिए शुरू करते हैं कन्याकुमारी से। चलिए थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं। मैप पे मैं लिखूंगा नहीं, बस आपको डिनोट करके बता दूं। ये मैप है आपके सामने, मैंने ये नदी पढ़ाने के लिए आपको रख रखा है ये मैप। तो अगर पूरब की बात करेंगे, पूरब की, तो कन्याकुमारी जो है यहाँ पे है ना, ये पॉइंट कन्याकुमारी से। अब कन्याकुमारी से पूरब चलेंगे तो किस तरफ? पूरब तो इधर ना है, पूरब ये क्षेत्र है। अगर पश्चिम चलेंगे तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र कहाँ है? यहाँ। मतलब कि कन्याकुमारी से पूरब के लिए चलेंगे तो हमको इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जाते थे हम लोग, यहाँ पूरब में पहुँचेंगे। अगर पश्चिमी का जिक्र करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? पश्चिम यहाँ पे है तो ये पश्चिम की ओर यहाँ पहुँचने के लिए काम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ कन्याकुमारी है। अब कन्याकुमारी से शुरू हुआ, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा। कृष्णा डेल्टा कहाँ है? कर्नाटका में है, कर्नाटका का स्टॉप हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट जाता है कहाँ से? क्योंकि समुद्री तट ही जाना है हमें, समुद्री तट यहाँ गुजरात तक है, इससे आगे नहीं जाना है। तो कृष्णा से गोदावरी, अब गोदावरी यहाँ जो है महाराष्ट्र के पास आके ख़त्म हो जाता है, और गोदावरी कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा जो है वो गोलकुंडा तट है। अब ये गोलकुंडा तट हो गया। अब गोलकुंडा के बाद आता है उत्तरी सरकार तट। तो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक, यहाँ तक पूरा जो है वो कौन सा होता है? उत्तरी सरकार तट। तो पहला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, अगर हम पूर्वी की बात करें, माफ़ कीजिएगा ये पूर्वी तो इधर जाएंगे ना, पूर्वी की बात करें तो ये दक्षिण है। दक्षिण से पूर्वी की तरफ यहाँ तक आएगा आपका कृष्णा डेल्टा। कृष्णा कर्नाटक के आसपास, कर्नाटक से जो आंध्रा मिलता है यहाँ पे है। यहाँ से जो है आंध्रा से फिर उड़ीसा की ओर चलेंगे तो ये आता है गोलकुंडा तट, और गोलकुंडा से फिर जो है उत्तरी सरकार तट, तो ये चला जाता है पूरी तरह उत्तर तटीय भाग तक। वैसे ही अब पूर्वी तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से हैं? अब हमने ये दक्षिण से जो है पूरब की ओर गए, अब इस पर जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो आपको बंदरगाह ऐसे ही याद हो जाएगा, जगह याद है तो। देखिए पाराद्वीप उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है, विशाखापट्टनम यहाँ आंध्र प्रदेश में है, तूतीकोरिन और एन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु में। एन्नोर का कुछ इलाका आंध्र में भी पड़ता है।
विशाखापट्टनम बंदरगाह भी है। तो देखिए ये सारे हो गए ना, पूर्वी दक्षिण से पूरब की ओर जाने में सारे आ रहे हैं ना, सारे जो है पूर्वी बंदरगाह हैं। देखिए अभी हमें मैप से पता चल गया पूर्वी बंदरगाह है। अब चलिए उस समय में पूर्वी के बदले पश्चिम में घुस गया था, तो अब घुसते हैं पश्चिमी में। भारत के पश्चिमी तट कौन कौन से हैं? तो चलिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ चला था ना, अब ऊपर से ही देख लेते हैं, चाहे आपका मन हो नीचे से देख लेंगे। चलिए नीचे से देखते हैं, यहाँ से हम लोग इधर चले तो पूर्वी, अब इधर चलेंगे तो पश्चिमी। अब देखिए पश्चिमी में मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ से है? तो ये कन्याकुमारी से मंगलूर चले जाइए, कन्याकुमारी से यहाँ कर्नाटक के मंगलूर चले जाइए, ये क्या है? मालाबार तट। अच्छा यहाँ से केंद्रा तट शुरू होता है, केंद्रा चले जाइए मंगलूर से गोवा, गोवा महाराष्ट्र में यहाँ तक, महाराष्ट्र में गोवा तक। अब गोवा से जो है फिर ये तट जो है जाएगा कोंकण तट, कोंकण तट गोवा से गुजरात। समझ में आ गया? 3 भाग में, मंगलूर, कन्याकुमारी से मंगलूर मालाबार, मंगलूर से गोवा केंद्रा, और केंद्रा से जो है शुरू होता है गोवा से गुजरात कोंकण तट। चलिए इसको थ्योरी में पढ़ते हैं, ये समझ गए आप लोग। अगर महत्वपूर्ण बंदरगाह देखना होगा तो कहाँ कहाँ होगा? तो देखिए महाराष्ट्र में सबसे पहले महत्वपूर्ण, पहले केरल में देख लीजिए, केरल में कोची है, महाराष्ट्र में नावा शेवा है, कर्नाटक में मंगलूर है, मर्मा गोवा में है, महाराष्ट्र में जो है मुंबई में है, और कांडला गुजरात है। अब देखिए इधर का सारा आ गया ना, पश्चिमी तट का सारा आ गया। पूर्वी तट में हमने विशाखापट्टनम वगैरह को देख लिया था। तो कैसे हम लोग मैप में ये सब समझ गए कि पूर्वी तट कन्याकुमारी से इधर पूरब की ओर, जो पूरब को मिलाता हो, और पश्चिमी तट इस साइड। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। आप मैप में आप दर्शा लीजिएगा, एक मैप ले लीजिएगा कहीं से, तो इसका फोटोकॉपी निकाल के काम कर सकते हैं, इसको भी चिपका सकते हैं आप। चलिए देखते हैं, देखिए भारत का समुद्री तट, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी चलेंगे। कन्याकुमारी, सीधे जाइए मैप में, दिमाग में सोचिए मैप, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, गोलकुंडा कृष्णा डेल्टा से गोदावरी, और उत्तरी सरकार गोदावरी से उत्तरी भाग। महत्वपूर्ण बंदरगाह पूर्वी वाले पाराद्वीप, उड़ीसा, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम, चेन्नई, उसके बाद तूतीकोरिन, मंगलूर, मतलब पूरा मिला के इस तरफ का है ना, पूरा आ गया पूर्वी वाला। अच्छा पश्चिमी घाट में देखिए, यहाँ से शुरू किया था मैंने मालाबार, कन्याकुमारी से मंगलूर, मंगलूर से गोवा केंद्रा, और गोवा से गुजरात कोंकण। कुछ बंदरगाह देखेंगे तो कांडला गुजरात, मुझे समझाना था आपको मैप पे, अगर मैं सीधे इसको पढ़ते चल जाता तो हो सकता है आपको याद नहीं रहता। अब चूंकि मैप आपके ध्यान में आ गया है तो आपको ये सब चीज़ याद रहेगा, कौन कहाँ पर है। कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, ये सब पश्चिम में इस साइड आएगा, आप इस साइड वाले भारत के हिस्से में। मार्मा गोवा, मंगलूर कर्नाटक, कोच्चि केरल, नोआवा सोवा। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जिसको ध्यान में रखना होता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है, यह सालसेट द्वीप पे है। नेहरू ट्रॉफी वलामकल्ली एक नौका दौड़ है जो कि पूनामदा कयाल केरल में मनाया जाता है। समाप्त हो गया। तो मैप से पढ़ना कितना अच्छा लग रहा है, कैसे हमको सारी चीज़ें समझ में आती है, वो हमें एकदम विजुअल मिलता है सब चीज़। आगे चलते हैं, अब आते हैं भारत के द्वीप समूह, और उसके बाद भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ ही सबसे बड़ी हैं, उसके बाद फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं, द्वीप समूह पे ध्यान देते हैं। अंडमान निकोबार, बोलते हैं ना, नामे में इसका जुड़ा हुआ आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये बंगाल की खाड़ी में है। सबसे पहले देखिए इसके बारे में पूरा तथ्य लिखा हुआ है, कहाँ है ये? बंगाल की खाड़ी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कोको द्वीप द्वारा ये म्यांमार से अलग होता है, म्यांमार से सटा हुआ है लेकिन बीच में वो कोको द्वीप है जो इसको अलग करता है म्यांमार से। चीन द्वारा निगरानी यंत्र लगाया गया है, कहाँ पर? कोको द्वीप पर। कोको द्वीप जो म्यांमार से अंडमान निकोबार को अलग करता है, ये एक ऐसा फ्री द्वीप है जहाँ पर चीन ने क्या किया है? निगरानी यंत्र लगा रखा है ताकि यहाँ से भारत ना घुसे। वहाँ पे कौन कौन से ये वन मिलते हैं? तो मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वन। सबसे ऊंची चोटी वो सैडल पीक है, 738 मीटर, लगभग 0.25 किलोमीटर बोलिए उसको। तो इतना लंबा चोटी है, तो सबसे ऊंचा चोटी है अंडमान निकोबार का। वहीं लक्षद्वीप, 2 तो द्वीप समूह है ये हमारे पास, अरब सागर में है। 36 से 11 द्वीप पर आबादी है, बाकी के जो है 25 को द्वीप पर कोई आबादी नहीं रहती। हवाई अड्डा 1 गो है वहाँ पर, अगाती है ना, अगाती जहाँ पे जो है प्लेन से लोग उतरते हैं। वहाँ की भाषा मलयालम है। इससे ज़्यादा कुछ हमें इंपॉर्टेंट इसमें नहीं पढ़ना।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है, जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी की शाखा पर बना हुआ है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, वैज्ञानिक द्वीप का मतलब क्या है? जहाँ पे विज्ञान का काम होता है, जैसे श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में क्या है? इसरो का अनुसंधान केंद्र है। वहाँ पे क्या होता है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर। सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर SLC कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। व्हीलर द्वीप, अभी अभी क्या किया गया है? व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी पे बना हुआ है, अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। पंबन द्वीप, ये पंबन द्वीप विज्ञान में नहीं आता, विज्ञान में ये दूसरा द्वीप था। पंबन द्वीप क्यों फेमस है? एडम ब्रिज की वजह से। एडम्स ब्रिज, हिंदी में कोई कोई लोग इसे आदम ब्रिज भी बोल देते हैं। ये राम सेतु इसको बोलते हैं हम लोग। ये मन्नार की खाड़ी में है, तो ये कहाँ पे है? पंबन द्वीप के पास है। चलिए भारत की नदियाँ पढ़ते हैं। तो भारत की नदियाँ पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है मैप की सहायता लेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जो है मैप पर कुछ महत्वपूर्ण नदियों को दिखाता हूँ। और एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आप भारत के नक्शे में नदियों को खोज पाएंगे। तो अगर आपको लगता हो कि कुछ नदियाँ मैंने छोड़ी है या मैंने नहीं बताई, तो उसको आप भारत के नक्शे में भी जाके देख सकते हैं, उसको समाहित कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा नदियों को समाहित करेंगे एक ही भारत के नक्शे में तो क्या हो जाएगा? गैदरिंग हो जाएगा। तो आप चाहें तो भारत को 4 भागों में बांट भी सकते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबकी नदियाँ अलग अलग कर सकते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से यूट्यूब पे क्या है, अलग अलग लोगों ने पढ़ाया है, समझाने के प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि मैं आपको पावर दूं। वोडाफोन का एक था ना नाम, पावर टू यू। तो पावर टू यू, पावर अब आपके पास है, आपको खुद डिसाइड करना है। आपको किसी ने खांचा बना दिया, उस पर पैर रख के नहीं चलना है। आपको खुद का खांचा बनाना है कि लोग उस पर पैर रख के चले। तो आपको खुद पढ़ना है, समझना है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट्स दिया था कि मैप से आप लोग कैसे नदियों को जानेंगे, नदी कहाँ से निकली, कहाँ जा रही है। ऐसे ऐसे भूल भुलैया वाला देखते हैं, नदी कहाँ कहाँ बह रही है, तो वैसे आप लोग देख सकते हैं मैप में। खैर देखते हैं, आपको कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ मैं मैप पे बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। सिंधु नदी जो है 2880 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये ब्लू में जो लिखा हुआ है नीचे, भारत में केवल 1114 किलोमीटर ही बहती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से, और अरब सागर में गिरती है। चलिए इसको ऑन द वे इसको हम करते ही हैं फेयर। ये ब्लैंक मैप है, ये ब्लैंक मैप आपके सामने है। अब देखिए मानसरोवर कहाँ पे है? तिब्बत का यहाँ पे है, ये मानसरोवर है। मानसरोवर से अरब सागर यहाँ पे है, ये पूरा अरब सागर का क्षेत्र है। अब यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ गिरती है। अब ये भाया कैसे कैसे जाती है? तो जम्मू कश्मीर से होते हुए बहती है। ये जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान के इलाके से होते हुए, और यहाँ गिरती है। ठीक है, ये सिंधु नदी हो गई। ये जो है ये क्षेत्र हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये नाम है मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ पे है? तिब्बत में। छोटा सा इलाका है तिब्बत का, यहाँ पे चाइना के अंडर में है अभी। ये हो गया एक, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें मिलती हैं, तो इसका लाइन से देख लीजिए। ये है, यहाँ से झेलम है जो इसमें मिलती है, झेलम में फिर आके मिल जाती है सतलज नदी, फिर यहाँ से ब्यास आती है, वो भी इसमें मिल जाती है ना। और ब्यास के बाद जो है चिनाब नदी भी इसके पैरेलल बहती है। उसके बाद रावी नदी। तो सब नदी जो है जाके किस में मिल रही है? मेन सिंधु नदी में, है ना, मेन सिंधु नदी में मिल रही है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? झेलम, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन कौन सी नदी हैं? झेलम समझिएगा, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, और उसके बाद सतलज। इस सब जगह कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में, है ना। अब इसमें क्या है, 1960 में, क्योंकि ये सारी नदियाँ जो हैं जाके सिंधु में मिलती है, सिंधु का जो है क्षेत्र बड़ा हो जाता है।
अब यहाँ पे नदियाँ इसके कहीं कहीं पैरेलल बहते हुए पाकिस्तान के आसपास भी जाके मिलती हैं। तो फाइनली ये जो है कहीं कहीं सिंधु नदी के साथ भी बहती रहती हैं। तो पाकिस्तान ने एक जो है सिंधु समझौता किया। क्या था ये? सिंधु समझौता, सिंधु अलायंस। सिंधु समझौता में क्या हुआ था? 1960 में हुआ था ये सिंधु समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में। उन्होंने कहा कि 3 गो जो नदी है, सबसे बड़ी जो सिंधु है, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 गो पर हमारा अधिकार, मतलब आधिकारिक क्षेत्र हमारा, आपको पानी देंगे। मतलब 80% हमारा और 20% भारत का। वहीं रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 गो पर भारतीय का अधिकार, मतलब भारत जो है सारा पानी उपयोग करेगी, थोड़ा सा पाकिस्तान को देंगी। मतलब अब यहाँ पे 20 और 80 का हो गया मामला, यानी 20 जो है पाकिस्तान को देगी, 80 खुद रखेगी। यहाँ पे 80-20 का था। 80 जो है यहाँ क्या करता था, पाकिस्तान खुद रखता था, 20 केवल भारत को मिलता था। तो ऐसे याद रखिए, यहाँ पे भारत को झेलम, चिनाब और सिंधु का 20% मिलता था। वहीं पे रावी, ब्यास, सतलज का भारत को कितना मिलता है? 80% मिलता है। यही समझौता था क्या 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता में बोल रहा हूँ, सिंधु समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे उत्तराखंड के पास, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पास यहाँ पे जो है गंगोत्री है। ये जगह है, बड़ा सुंदर जगह है, बर्फीला जगह, गंगोत्री है। यहाँ से निकलती है गंगा, है ना। और गंगा जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, थोड़ा सा झारखंड को भी हल्का टच करती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश होते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, है ना, बंगाल की खाड़ी में। अब ये गंगा जो है, गंगा की लंबाई, अब देखिए गंगा, यहाँ हम गंगा पढ़ते हैं, गंगोत्री, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत में ये सबसे लंबी नदी है। ये क्या करती है? गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गिरी, है ना। यमुना, यमुना भी यहीं से निकलती है। यमुना क्या है? यमुना थोड़ा सा बाहर की तरफ भागती है, यमुना थोड़ा बाहर की तरफ भागती है ना। और यमुना बाहर की ओर से जाके यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में प्रयाग में जो है, ये प्रयाग जगह है, यहाँ पर यमुना, गंगा यमुना का संगम हो जाता है। दिल्ली उल्ली से होते हुए जो है यह प्रयाग में जाके मिल जाती है। तो यमुना, यमुनोत्री से, तो गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, जगह एक ही है। 1375 किलोमीटर यह जो है कहाँ करती है? प्रयाग से जो है मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, ये सब जगह जहाँ जहाँ ये चंबल, बेतवा, यहाँ से केन, ये सब नदी जो है इसमें मिलती जाती है। अच्छा, गंडक, अब भाई गंडक नेपाल से निकलती है। गंडक यहाँ पे जो है नेपाल है, ये क्षेत्र नेपाल है ना। गंडक यहाँ से निकलती है, और गंडक जो है, ये गंडक यहाँ से निकल के क्या होती है? उत्तर भारत के क्षेत्र से, उत्तर बिहार के क्षेत्र से घुसती है, और यहाँ सोनपुर के पास जो है ये क्या होती है? गंगा में मिल जाती है ना। सोनपुर के क्षेत्र से क्या होती है? ये गंगा में मिल जाती है। तो ये हो गया गंगा, ये हो गया सिंधु, ये सतलज उतलज की नदी हो गई, सतलज, चिनाब, झेलम। उसके बाद ये हो गया यमुना, ये हो गया गंडक, है ना। आगे देखिए, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप एक दो नदियों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया। अब बंगाली खाड़ी में गिर गया। अगला नदी एक है बहुत इंपॉर्टेंट नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत बड़ा नदी है। ब्रह्मपुत्र जो अगर कहे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र ही है। गंगा पतली है, लंबी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र मैंने शायद अगले पेज में डिस्कशन किया है। ब्रह्मपुत्र निकलती है, कहते हैं कि ये भी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन गंगा ऐसे आती है, ब्रह्मपुत्र कैसे जाती है? ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर आती है। ये अरुणाचल प्रदेश से होकर तिब्बत में जब ये बहती है यहाँ मानसरोवर से, तो इसको सांगपो नदी बुलाता है, सांगपो नदी, ठीक है।
सांगपो नदी 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 916 किलोमीटर खाली भारत में बहती है, केवल 916 मीटर। यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ पे जो है ये गंगा में मिल जाती है। जहाँ मिलती है जिस जगह पर, उस जगह को जो है कहा जाता है मेघना। उस जगह क्या कहता है? मेघना। जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन हो जाता है वहाँ क्या कहता है? मेघना। ये मेघना नदी है, सॉरी ये मेघना पॉइंट है, यहाँ पे दोनों का मिलन होता है। अब यहाँ से ये तो सारी हिमालयन नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी देखिए, अब यमुना हो गया, गंडक हो गया, कोसी। कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। इसका बस याद रखिए, छोटा सा नदी है, छोटा सा सहायक नदी है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पे है बिहार का शोक। सोन अमरकंटक। देखिए अमरकंटक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, ये छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अब छत्तीसगढ़ का नाम आते ही मैंने छत्तीसगढ़ एक बार में कट कर दिया। देखिए तो ये छत्तीसगढ़ में है, यहाँ आंध्रा है, तेलंगाना है। छत्तीसगढ़ में सोन जो निकलती है, यह निकलती है और उत्तर की ओर बहती है, और जाके बिहार में ये पटना के पास आके मिल जाती है। ये सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी है। ये अमरकंटक से निकलती है, 780 किलोमीटर इसकी ये है। अच्छा, नर्मदा भी यहीं से निकलती है, लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा जो है इधर बहने लगती है और जाके कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। अरब सागर में सिंधु भी आके मिलती है, अरब सागर में मिल जाती है। वैसे ही ताप्ती भी अमरकंटक से निकलती है और ये भी पश्चिम की ओर जाके इसके पैरेलल जाके कहाँ आ जाती है? अरब सागर में। यहीं पे जो है सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियाँ हैं, ये थोड़ा सा ऐसे करके बहती है। तो यहाँ जो बीच में जो है ये क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सप्तगिरी नहीं, यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ बीच में इन दोनों के पैरेलल ये नदियाँ बहती हैं। एक तरफ बहती है नर्मदा, एक तरफ ताप्ती। सब तीनों नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। अच्छा, गंडक के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया। गंडक जो नदी बहती थी, गंडक में गोल गोल पत्थर मिलता है, जिसको शालीग्राम का पत्थर बोलते हैं। तो शालीग्राम का पत्थर प्रश्न आएगा कि कहाँ पर पाया जाता है? तो गंडक में। तो ये तीन नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सिंधु जल समझौता क्या है ये हम लोग पढ़ लिए। ब्रह्मपुत्र देख लिए, गंगा नदी देख लिए। थोड़ा सा अब यहाँ एक सेकेंड महानदी देखते हैं। एक महानदी भी है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी रायपुर से निकलती है। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है ना, तो छत्तीसगढ़ से दूसरा इलाका से निकलती है और ये महानदी सीधे कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये महानदी है। वैसे ही महानदी पे एक हीराकुंड बांध है, ये उड़ीसा में है। देखिए उड़ीसा को टच करती है ना, तो यहीं पे जो है बांध है, ये समुद्री और नदी के जल को कंट्रोल करती बांध है, बहुत बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध क्या है, कहाँ पे है? सबसे बड़ा बांध है महानदी पर है, उड़ीसा में। अच्छा, एक लूनी नदी है। लूनी नदी जो है वो क्या करती है? अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही का मतलब है कि ये जो है निकलती तो है यहाँ से कट के यमुना में से, लेकिन यह जो है गुजरात के कच्छ में जाते जाते गायब हो जाती है। गुजरात के कच्छ में जाके जो है लूनी नदी गायब हो जाती है। ये यहाँ पहाड़ियों से निकलती है और ये पहाड़ियाँ जो हैं राजस्थान के पास से, यहाँ से निकलती है, गुजरात में जाके ये विलुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, सूख जाती है जाके रेगिस्तान में। तो एकमात्र ऐसी नदी जो कहीं किसी भी महासागर में नहीं मिलती, सीधे जाके गुजरात के कच्छ में स्वाहा हो जाती है, लूनी नदी है। ठीक है। वैसे ही गोदावरी नासिक से निकलती है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और नासिक से बंगाल। अब देखिए कितना लंबा सफ़र तय करती है भाई। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र यहाँ है। यहाँ से निकलती है, जाके सीधे गिरती है बंगाल के खाड़ी में। अब बंगाल के बारे में, गोदावरी के बारे में एक चीज़ बता दूँ आपको। गोदावरी देखिए, समझिएगा ध्यान से इसको। अभी थ्योरी बताऊँगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। गोदावरी है ना, गोदावरी जो है आंध्रा और तेलंगाना साथ में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ में है। ठीक है। अच्छा, कर्नाटक और महाराष्ट्र साथ में है। वैसे ही मध्य प्रदेश से
छत्तीसगढ़ भी निकला है, छत्तीसगढ़ मैं ऐसे लिख देता हूँ, और उसके बाद इसी में सटा हुआ उड़ीसा है। इस सातों राज्य को टच करती है। मैंने बताया ना कि देखिए महाराष्ट्र यहाँ पे है, यहाँ से निकलती है और यहाँ गिरती है, तो इतना ना घूमती है नदी कि घूम घूम के जो है सब स्टेट को छू लेती है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ से निकली महाराष्ट्र से जो है निकली और कर्नाटका देखिए यहाँ पे है, ये नीचे की ओर बही, नासिक से निकली और कर्नाटका में घुसी, कर्नाटका से ये तेलंगाना में घुस गई, तेलंगाना यहाँ पे है, तेलंगाना में घुस के फिर ये आंध्रा में घुस गई, है ना। आंध्रा में जब ये घुसी, अब यहाँ से जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों को टच करती है। फिर जो है यह आंध्रा मतलब यहाँ से ये ऐसे ही मुड़ जाती है, यहाँ से टच करते करते ये जो है मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उड़ीसा आंध्रा, ऐसे जाके गिरती है। सोचिए कितना लंबा सफ़र है, ये सफ़र नहीं है इसका। ये देखिए यहाँ से शुरू हुई, ऐसे करके ये नदी जो है ऐसी, ये गोदावरी नदी है, इसने टच किया। ये महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ये तेलंगाना है बीच में, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्रा है, अंत में बंगाल की खाड़ी है। तो ये देखिए कितनी आसानी से आपको याद हो गया। अब रटवाने की जरूरत नहीं है। कितने लोग इसका ट्रिक बताएंगे आपको कि ट्रिक जानिए कि भाई ट्रिक है, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये मैंने उसको उसके यहाँ गया, आया गया, पाया गया, खाया, ऐसे का कोई ट्रिक बना देता है। ट्रिक नहीं जानना है, थ्योरी जानना है। समझ गए इस चीज़ को? मैंने देखिए आपको समझाने के लिए मैप को इतना गंदा किया। मैं चाहता तो सजाने के लिए बड़ी आराम से, सजाना नहीं है मुझे, आपको समझाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। वहीं पे कर्नाटक से जो है एक ताप्ती नदी भी निकलती है, ताप्ती नदी भी यहाँ से निकलती है, और ताप्ती नदी फाइनली जो है जाके मिल जाती है गोदावरी में, सहायक नदी है गोदावरी की। अब यहाँ पे कृष्णा नदी भी निकलती है इसी स्टेट से, कर्नाटका से, और कृष्णा नदी जो है तमिलनाडु से होते हुए बंगाली खाड़ी में चली जाती है। कावेरी नदी बॉर्डर इलाका से निकलती है, अब ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर इलाका से निकलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ से निकलती है कर्नाटक का क्षेत्र होता है, ये पानी को रोक देता है। इसीलिए जो है कावेरी नदी के लिए विवाद चल रहा है दोनों में, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में। तो प्रश्न भी आता है कि किस नदी के लिए जो है दोनों में विवाद चल रहा है। तो देखिए याद रखिएगा, कावेरी के लिए तमिलनाडु और कर्नाटका, और कृष्णा नदी के लिए तमिलनाडु और आंध्रा, ये दोनों से लड़ रहा है क्योंकि तमिलनाडु में बहुत कमी है पानी की, है ना, और दोनों आदमी पानी रोक लेते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इतने सारे चीज़ें, इतनी सारी थ्योरीज हमें अगर हम पढ़ें तो 2 पेज में हमने लिखा है, ठीक है। तो मैप में आप लोग क्या करना है, आपका टास्क कि मैप में जाके देखना है कहाँ कहाँ कौन कौन नदी कैसे कैसे मिलती है। मुख्य नदी को देखिएगा, जो नदी मैंने बताई है। चलिए थोड़ा नदी पर ध्यान देते हैं थ्योरी पे। तो इतना तो हमने देख लिया, अब थोड़ा आगे की थ्योरी देखते हैं। महानदी रायपुर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा है उस पर। लूनी नदी अंतर्वाही नदी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। साबरमती नदी अरावली पर्वत से खंभाती खाड़ी में गिरती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गोदावरी नासिक जिले से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लंबा है 1465। गंगा के बाद किसी का स्थान है तो वो गोदावरी है। इतना ये घूमती है, सारे राज्य को टच करती है, इसीलिए इसको वृद्ध गंगा बोलते हैं। गंगा के बाद अगर किसी लंबी नदी का नाम है तो वो है गोदावरी, और गोदावरी को क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा बोलते हैं। जी हाँ, वृद्ध गंगा। कृष्णा नदी क्या है, पश्चिमी घाट से बंगाली खाड़ी में निकलती है, गिरती है, इसके बाद इसका नंबर है। माही नदी धार में मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभाती खाड़ी में गिरती है। मैंने माही नदी का क्यों नाम लिया, क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इस पर बजाज सागर बांध बना हुआ है। कावेरी कुर्ग कर्नाटक में है, बंगाली खाड़ी में गिरती है, इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं। ये कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक पानी रोक देता है डैम बना के, तो कर्नाटक से विवाद चल रहा है कि जब बहती है पानी तो आने दो, क्यों रोके हुए हो। तो दोनों में केस चल रहा है, विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु में। किसके लिए, कावेरी नदी के लिए। तो आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आते हैं हमेशा। इसी पर जो है इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं कावेरी को। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी पर है।
तो वही कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी के लिए विवाद चलता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। गंगा नदी, देखिए गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है, जब अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ आके मिल जाती है तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ये आके प्रयाग में ये जाके जो है जहाँ मिलती है वहाँ जो है क्षेत्र, यहाँ वहाँ से इसको गंगा कहा जाने लगता है। ठीक है, अब ये कहाँ मिलती है ये मैं आपको आगे और डिटेल में बताने वाला हूँ, आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको स्किप किया मैंने अभी। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोला जाता है। जैसे ही बांग्लादेश में ये घुसती है गंगा नदी बंगाली खाड़ी से पहले, इसको पद्मा बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत मानसरोवर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 2900 किलोमीटर, भारत में केवल 916 किलोमीटर, तिब्बत में इसको क्या बुलाता है, सांगपो। सिंधु जल समझौता क्या है, 1960 में भारत एवं पाक के बीच में। भारत में क्या है, ब्यास रावी सतलज, और पाकिस्तान में चिनाब सिंधु झेलम। ठीक है, इसका अधिकार यहाँ, इसका अधिकार यहाँ, ये केवल इसमें से 20% देता है, ये केवल 20% इसमें से देता है। अच्छा, ये प्लोवर्स क्या है, ये माफ़ कीजिएगा, प्लोवर्स नहीं, पोलावरम, एक प्लावल करके आएगा एक वर्ड, पल्लावरम इसको बोलते हैं तमिलनाडु में, पोलावरम कुछ लोग कहते हैं। पोलावरम से विजयवाड़ा लिंक परियोजना है। ये क्या परियोजना है, तो कहा गया है कि भाई कृष्णा में पानी को बढ़ाना है तो गोदावरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। कृष्णा तथा गुंटूर क्षेत्र में क्या था कि किसानों को पानी की बहुत समस्या थी। कृष्णा नदी में ऐसे ही पानी कम है, तमिलनाडु कैसे देगा, इसलिए विवाद चलता है। अब कृष्णा नदी में पानी कम हो गया तो गुंटूर जिला जो सटा हुआ था और कृष्णा जिला, वैसा जिला जिसमें बहती है, वहीं किसानों को पानी की कमी हो गई। तो किसानों ने गुहार लगाया सरकार से, आंदोलन किए, सरकार ने क्या किया, कनेक्ट कर किया। यही परियोजना पल्लावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना से जाना जाता है। गोवा में दो छोटी छोटी नदी हैं, मांडवी तथा जुआरी, ये नाम याद रखिएगा। राजस्थान में बहने वाली साल भर नदी, मतलब साल भर बहने वाली नदी जो है, साल भर छूट गया था, मैंने बाद में ऐड किया, चंबल नदी है। चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात बना हुआ है। प्रायद्वीपीय नदी में घटते क्रम में देखिए, जो प्रायद्वीप मतलब एक हिमालय नदी अलग है, प्रायद्वीप मतलब नीचे वाले नदी में गोदावरी सबसे नंबर 1 में है, सबसे लंबी। उसके बाद कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है, कावेरी है, ताप्ती है। अच्छा, अलकनंदा में एक महासीर मछली मिलती है। एक पर प्रश्न जो है कहीं देखा था मैंने प्रैक्टिस सेट में, महासीर मछली, मैंने कहा ऐसा क्या है भाई मछली का जो है इतना डिटेल, कभी कभी मछली का नाम पूछ देगा, क्यों, इस मछली की खासियत क्या है। तो ये महासीर मछली जो है जीवन भर समुद्र, ये अपने तल में एकदम ज़मीन में सटी हुई रहती है, लेकिन जब इसको अंडा देना होता है तो ऊपर आ जाती है, तल पे आ जाती है और तल पर ही अंडे देती है, बाकी समय नीचे सटी हुई रहती है। तो अलकनंदा में महासीर मछली पर्याप्त मात्रा में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये समझ गए, मैथ से मैंने इसलिए इसको समझाया था आपको। अब मैंने थोड़ा सा इधर का हो सकता है डिस्कस नहीं किया हो तो कर देते हैं। गंगा मैंने बता दिया। गंडक देखिए, गंडक नेपाल से चलती है, सोनपुर में आके मिलती है। सोनपुर में गंगा और गंडक, कहीं कहीं पटना भी लिखा रहता है, तो इस बह के सोनपुर से पटना की तरफ में जाती है। जो बिहार के लोग होंगे वो जानते होंगे। 425 किलोमीटर, शालीग्राम पत्थर ही मिलता है इसमें। कोसी 730 किलोमीटर, बिहार का शोक। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, उत्तर की ओर जाती है। नर्मदा 1312 किलोमीटर, पश्चिम में अरब में जाके मिलती है। ताप्ती 724 किलोमीटर, अरब में जाके मिलती है। तो ये दोनों पश्चिम की ओर बहती है, यह सोन जो है उत्तर की ओर बह के जाके गंगा में मिलती है, पटना में। ठीक है, अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे जाके जो मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग है ना, देवों का घर, तो गंगा नदी का नाम देवप्रयाग से गंगा पड़ जाता है। तो याद रखिए, जैसे प्रश्न पूछे कि कौन कौन से नदी के मिलने से, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से दोनों ही गंगा का नाम है, और गंगा नदी यहीं बन जाती है देवप्रयाग में जाके गंगा। अच्छा, गंगा नदी में क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो धौली नदी और विष्णु नदी, छोटी छोटी धारा हैं, ये दोनों मिलती है तो विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार मिलती है कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्र प्रयाग में। लेकिन अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देव प्रयाग, जहाँ भी गंगा बन जाती है। तो कभी कभी इन सब से ही प्रश्न आ जाते हैं। भारत की प्रमुख झीलें, देखिए नदी समाप्त हो गया। मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा, मैप को देखते रहिएगा तो आपको जल्दी याद होगा। मेरे पास एटलस की बुक है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप लोग एटलस से पढ़ने के काबिल नहीं हुए हैं। काबिलियत पे मैं आपकी शक नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि ये बेस है। छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे तो आपको फिर जो है मैप से या
एटलस की बुक से पढ़ने में समस्या नहीं होगी, और बीच में कुछ स्पेशल क्लासेस मैं लाऊंगा, वो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो भारत की प्रमुख झीलें, अब देखिए भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये महत्वपूर्ण चीज़ों को बस देखना है। खारे पानी की झील है और यहाँ पे नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये तीनों कंडीशन देके पूछा जाए कौन सा ऐसा झील है, तो चिल्का झील। लंबाई इसकी 65 किलोमीटर है, चौड़ाई कहीं पतली है कहीं मोटी है, तो मिनिमम चौड़ाई 8 किलोमीटर और मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक है। औसत गहराई कितनी है? 2 मीटर। सबसे अधिक खारा पानी सांभर झील में मिलता है, राजस्थान में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वुल्लर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। हालांकि अब ये चेंज हो गई है, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग प्रांत हो गए हैं। तुलबुल परियोजना जो है वुल्लर झील पर ही है। तुलबुल परियोजना वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील। अच्छा, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील देखिए मैंने लिखा है, कृत्रिम मतलब हाथ से बनाई हुई, लोगों से बना हुई, मैन मेड, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हुई। अच्छा, पलाया, देखिए मैंने कहा था ना, एक वर्ड है बार बार मेरे दिमाग में आता, प्लाया। प्लाया जो है एक गड्ढा वड्ढा है ना बहुत बड़ा क्षेत्र में, वहाँ पानी लगातार जब बारिश होता है तो पानी जम जाता है और झील जैसा बन जाता है, ऐसे झील को हम लोग पलाया बोलते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर चोलामू झील है जो कि सिक्किम में है। ज्वालामुखी के उद्गार से बना झील कौन सा है? लोनार झील है। उसके बाद एक केबुल लामनाओ, ये तैरता हुआ पार्क है। केबुल लामनाओ तैरता हुआ पार्क लोकटक झील पे है। लोकटक झील है मणिपुर में। राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता जो है कहाँ होती है? केरल में होती है, हम सभी जानते हैं। कौन सी? ये भी एक झील है, वेम्बनाड झील, वेलिंगटन द्वीप पे बसा हुआ है वेम्बनाड झील, वहीं पे जो है केरल में नौकायन प्रतियोगिता होती है। कभी कभी नाम पूछ देता है। अच्छा, पुलिकट झील, पुलिकट झील एक बार पूछ दिया था बीपीएससी के एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन, पुलिकट झील कहाँ है? लोगों ने उसका उत्तर तमिलनाडु दिया था, कुछ लोगों ने उसका उत्तर आंध्र प्रदेश दिया था, लेकिन इसका उत्तर सही उत्तर था आंसर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ये दोनों में है। आंध्र प्रदेश 84%, 16% तमिलनाडु में है, याद रखिएगा इसको। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है? मैंने सबका नाम लग दिया। डल झील जम्मू कश्मीर, लूसेंट में अलग अलग लिखा हुआ है, मैंने एक साथ लिखा है, तो इसको आप लोग एक साथ ही याद रखेंगे ऐसे घेर के। डल झील, बुल्लर झील, अब नाग वाला सारा झील है। जम्मू कश्मीर में नाग बड़ा फेमस वर्ड है, तो बैरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, नागिन, इस सब जो है जम्मू कश्मीर में है। अब मानस झील, अंत में मानव आ गया। अच्छा, उत्तराखंड में ताल बहुत फेमस, कहते हैं ताल तलैया, ताल तलैया, तलैया मतलब तालाब, ताल मतलब होता है झील। तो देखिए 7 ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल। ताल ताल जहाँ रहे वो उत्तराखंड है, बड़ी फेमस वर्ड है वहाँ का। राजस्थान, राजस्थान में है सांभर, नाम से कुछ नाम से पकड़िए, सांभर, राजसमंद, पिछौला, लुनकर, ये देखिए यहाँ देखिए, लुन, करनसर, जयसमंद, फतेह सागर, डिंडवाना, ये राजसमंद था, ये जयसमंद है। तो नाम से भी थोड़ा सा पता चलता है कि राजस्थान में होना चाहिए। केरल में वेम्बनाड, जिस पर नौका दौड़ होती है, अष्टमुदी, पेरियार, नाम से आप लोग पकड़ने की कोशिश कीजिए। भाषा वहाँ का डिफरेंट रहता है, नाम भी उसी प्रकार रहता है। देखिए कितने आसानी से हमें ये पता चल गया। तो ऐसे पढ़े रहेंगे तभी पता चलेगा। थोड़ा सा भारत के प्रमुख जलप्रपात देखते हैं। तो कर्नाटक में कौन कौन सा जलप्रपात है? कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात का नाम शामिल किया है, जैसे जोग गरसोप्पा, शिव समुद्रम, गोकक। अब जोग गरसप्पा जो है वो शरावती नदी पे है, मैंने नीचे ब्लैक में जो लिखा है वो नदी है। तो जोग गरसोप्पा शरावती नदी पे है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, गोकक नदी पे है। ये सब कर्नाटक में है। गोवा में एकमात्र दूध सागर फॉल है, झरना, जलप्रपात। आपने चेन्नई एक्सप्रेस में जो देखा था झरना, जहाँ ट्रेन रुकी हुई थी, वो दूध सागर ही था। जी हाँ, वहाँ लिखा हुआ है दूध सागर फॉल, ये गोवा में है। राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन सा है? चूलिया जो कि चंबल नदी पे है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। पुनासा, ये भी चंबल नदी पे है। बिहार टोंस नदी पे है। ये बिहार वो बिहार नहीं है राज्य, ये झरने का नाम है, जलप्रपात का नाम है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात, येन्ना जलप्रपात, दोनों ही कहाँ है? नर्मदा नदी पे। झारखंड में हुंड्रू है, स्वर्ण रेखा नदी पर। तमिलनाडु में पायकारा है, नीलगिरी क्षेत्र पे। आप लोग बिहार के जलप्रपात का भी, बिहार के नवादा जिले में एक जलप्रपात है,
जिसका नाम है ककोलत जलप्रपात। तो कुछ बिहार के, अगर बिहार के बीपीएससी की तैयारी वारी कर रहे हैं तो कुछ बिहार के भी नाम इसमें शामिल कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण देश के थे। तो 11वां दिन हमारा ख़त्म हो गया। 105 तक पेज तक हमने पढ़ लिया। 106 पेज से मैं फिर अगला क्लास जल्दी ही लेकर आऊँगा। आज से ही मैं या कल से सुबह से ही लिखना शुरू कर दूंगा आपके लिए और बनाना शुरू कर दूंगा। और मैप की हेल्प, जब तक हम लोग भूगोल पढ़ेंगे हम लोग मैप की हेल्प जरूर लेंगे। तो ये लूसेंट का नोट्स पेज देखिए, 94 पेज का नोट्स बन गया। कोई कोई बच्चे कहते हैं मेरा 105 बन गया, तो थोड़ा राइटिंग भी होता है, बड़ा बड़ा कोई का होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़िए। कितने लोग कहते हैं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। साहब 10 पेज पढ़िएगा, इतने आराम से समझिएगा तो वीडियो तो थोड़ा सा लंबा होगा ही, लेकिन एक ही बार ना। उसके बाद आपका नोट्स, आपकी स्टडी, मज़ा आएगा पढ़ने में, रिवाइज करेंगे तो। बाकी देखिए मैंने आपके लिए पूरा यहाँ जो है ये पूरा जो है मैप का ब्लैंक पेपर रखा है। सब पे हम लोग समझेंगे और सारी चीज़ों को बड़े ही ध्यान से समझेंगे। तो तैयार रहिए मेरे साथ, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। लगातार हम लोग इसको ख़त्म, अब लूसेंट को ख़त्म करके ही दम लेंगे। जल्दी ही संविधान भूगोल को ख़त्म करके, संविधान अर्थव्यवस्था थोड़ा सा है, उसके बाद भूगोल में संविधान में हम लोग एंट्री करेंगे। ये सब रीड है। जब कोई आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सारी चीज़ें रीड हैं, इसको समझा कीजिए, समझ के पढ़िए और रिवाइज जरूर कीजिए। मैं जो दिन अगर बीच कर देता हूँ किसी कारण से तो उसमें आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और इससे आपका चैनल जो है ये आगे बढ़ता है। आपका अपना चैनल स्टार्टिंग से ही आप जुड़े हुए हैं इससे, तो लगातार आप जुड़े रहिए और वीडियोज़ जो है मैं ऐसे ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा। लूसेंट के बाद फिर आएगा किसी का नंबर, करेंगे फिर किसी और बुक को एनकाउंटर। स्पेक्ट्रम भी जल्दी ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, तैयारी करते रहिए और सफल होइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।